मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने अपना लॉ का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना कंपनीज एक्ट है उसके चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से। बट उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे। देखो, कंपनीज एक्ट है तो वो ऑब्वियस सी बात है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट हमें पढ़ना है तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंपनी का मतलब क्या होता है। अच्छा, ऑब्वियसली इंटर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा है, बट ठीक है, एक बार हम लोग वापस से एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपनी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंपनी कोई क्यों ओपन करना चाहेगा। अगर किसी भी पर्सन को एक कंपनी ओपन करनी है तो उसका कंपनी ओपन करने के पीछे का क्या इंटेंशन होगा, कंपनी ओपन करने के पीछे का उसका इंटेंशन क्या होगा, उस पर्सन को क्या करना है, उस पर्सन को ओपन करना है बिजनेस। क्या बोला? कंपनी ओपन करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या होगा, आपको करना है बिजनेस। ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या है? बिजनेस एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। एंड बिजनेस का जो सबसे हम कह सकते हैं एक मेन मोटिव है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं। बिजनेस करने का मोटिव क्या रहता है हमारा, कि हमें प्रॉफिट चाहिए। सो प्रॉफिट अर्निंग हम कह सकते हैं बिजनेस करने का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि चैरिटी करनी है, सोशल वेलफेयर करना है तो बिजनेस खोल देगा, नहीं। उसके लिए आपके पास अलग एनजीओज वगैरह रहते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो मतलब आपका माइंडसेट क्या है, भाई हमें क्या कमाना है, हमें कमाना है प्रॉफिट, है ना। तो अब क्या बिजनेस करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, कंपनी खोल के ही हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो। करेक्ट। सो हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होते हैं? तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास में, एक सेकेंड, अगर हम सबसे पहले बिजनेस की ही बात करें तो हमारे पास में डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है वो कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, अब सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल, एंड प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। यानी अगर आपको कैसा बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस करना है इस तरीके से कि आपको किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हो, मैं अकेले बिजनेस कर लूँ, तो आपको अकेले को बिजनेस ओपन करना है, एकदम स्मॉल स्केल पे बिजनेस ओपन करना है, कोई तामझाम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से बिजनेस नहीं रन करना है, तो आपको एकदम सिंपल एंड स्वीट आपके पास क्या रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले ओनर हो, अकेले मालिक हो, ना किसी की सुननी है ना किसी को सुनानी है, जो जैसे मन में आए आप वैसे कर सकते हो। क्या? एब्सोल्युटली आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसके फीचर्स हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहला तो हमने देख लिया कि यहाँ पे सिंगल ओनर होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होगी? क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होगी? नहीं, क्योंकि जब वो अकेला ही पर्सन है तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी के साथ भी प्रॉफिट शेयरिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। और अगेन कोई लॉस भी होता है तो क्या लॉस की भी कोई शेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी। लॉस की भी यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं होती है। अच्छा, अगर उसको कैपिटल लगाना है तो क्या वो खुद की अपनी सेविंग्स लगा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, वो अपनी यहाँ पे सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर उसे पैसा कम पड़ गया तो क्या वो लोन भी ले सकता है? एब्सोल्युटली, वो लोन भी ले सकता है।
अब चाहे वो बैंक से लोन ले, अपने फ्रेंड से लोन ले, रिलेटिव से लोन ले, किसी से भी वो लोन ले सकता है क्या? वो लोन भी ले सकता है, ठीक है। अच्छा, अब लोन लिया है तो लोन आपके लिए क्या होता है? लोन आपके लिए होती है आपकी लायबिलिटी, करेक्ट। तो अब जो आपकी लायबिलिटी है आपको क्या करना होगा? कभी ना कभी तो रीपेमेंट करना होगा ना, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपके पास में पैसा कम पड़ गया या आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है, कि आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप अपने बिजनेस में से, बिजनेस के असेट्स में से लोन का रीपेमेंट कर पाओ। इतना आपके पास पैसा नहीं है कि आप बिजनेस के असेट्स में से लोन का रीपेमेंट कर पाओ। तो अब एक बात बताओ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लेट्स से बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया था? 10 लाख रुपए का। और हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस में लॉस वॉस हो गया, तो अभी जो हमारे पास असेट वगैरह या बिजनेस का प्रॉफिट वगैरह जो बचा कुचा है, वो बिजनेस से हमारे पास में कितना ही अवेलेबल हो रहा है? लेट्स से वो अवेलेबल हो रहा है ओनली 7 लाख रुपीस। बिजनेस से कितना अवेलेबल हो रहा है? 7 लाख रुपए। अब बैंक वाले आपके पास आएंगे और बैंक वाले आपके पास आकर आपको क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई, तुम्हारा बिजनेस का 7 लाख रुपए ही रिकवरी हो रही है, तो हम 7 लाख रुपए ही लेके और चले जाते हैं। तो क्या बैंक वाले 7 लाख रुपए लेके जाएंगे क्या? या बैंक वाले आपसे पूरा 10 लाख डिमांड करेंगे? और अगर आपके पास में है ही 7 लाख तो आप 10 लाख कैसे दोगे? बताओ, रिप्लाई करो जो भी ऑनलाइन में है, बताओ यहाँ पे क्या होगा? बैंक वाले पूरा का पूरा 10 लाख की रिकवरी करेंगे या क्योंकि बिजनेस में 7 लाख से अवेलेबल है वो 7 लाख रुपए लेके चले जाएंगे? बोलो। करेक्ट रियांशी, यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो लायबिलिटी कैसी रहेगी? वो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर आपके बिजनेस के असेट्स सफिशिएंट नहीं है क्या करने के लिए? लोन का रीपेमेंट करने के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में बैंक वाले, आपके चाचा नहीं लग रहा कि भाई आपके पास 7 लाख रुपए है तो वो उतना लेके चला जाएगा। बैंक वाला क्या बोलेगा? मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे बिजनेस में कितना ही पैसा हो, हमने तुम्हें 10 लाख का लोन दिया है, विद इंटरेस्ट हमें वापस करो। बिजनेस में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर से लेके आओ। इसका मतलब आपके पर्सनल असेट भी स्टेक पे है क्या? एब्सोल्युटली। सो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास बिजनेस से 7 लाख की रिकवरी हुई है, 3 लाख रुपए मुझे अपने घर से, अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पर्सनल असेट, खुद के घर के असेट्स, खुद के असेट्स भी लायबल हो जाएंगे मेरा लोन चुकाने के लिए। बिल्कुल, इसे हम कहते हैं यहाँ पे कैसी लायबिलिटी है? यहाँ पे लायबिलिटी रहेगी आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाफ कॉस्ट प्रॉब्लम है। तो अब अगर आपको यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेजेस दिख रही है कि प्रॉफिट आपका है, सोल डिसीजन मेकिंग है, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है जैसे करना है वो आप ही डिसाइड करोगे, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अपने खुद मर्जी के मालिक हो, जैसे करना है आप वैसे काम कर सकते हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी कोई आपको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, सिंपल अपना बिजनेस चलाना है। तो बेनिफिट्स है तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं पे डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज भी आएगा ही आएगा। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पे इशू हमेशा रहेगा। तो ये तो अपना हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का, हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। अच्छा, अब आप अकेले काम कर रहे थे, अब आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट्स से आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि यार मुझसे है ना हैंडल नहीं हो रही चीज़ें, वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अकेले से हैंडल नहीं हो पा रहा। या किसी किसी एरिया में, आप देखो अकेला बंदा है तो वो हर एरिया में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, कि आप भाई मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हो, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट हो, तो इतने सारे एरियाज होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यार नहीं, मुझे क्या कर लेना चाहिए, किसी और को अपने साथ में ऐड कर लेना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं? उसके लिए हम बना सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। उसके लिए हम क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली।
तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप बनाते हो तो आपके यहाँ पे मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे? 2 पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स मतलब ओनर्स, दोनों यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या ये पार्टनर्स यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों ही ओनर्स हैं तो दोनों मिलके अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे जितना भी उनको लगाना है। अच्छा, इसके अलावा दोनों ही ओनर्स हैं तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग होगी या नहीं होगी? वो भी होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले थे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका खुद का है, बट पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग भी होगी। ठीक है, सो ये चीज़ भी यहाँ पे रहती है। डिसीजन मेकिंग भी सब लोग मिलकर ही काम करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ी होगी, इंटर में आपका पूरा एक चैप्टर है पार्टनरशिप एक्ट का। सो अभी हम इतना इन डेप्थ वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। अगेन हम एक बार जल्दी से आ जाते हैं लायबिलिटी पे। अगर हम यहाँ पे अगेन पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी की बात करें तो बताओ पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? पार्टनरशिप के केस में मतलब भाई आपने लोन लिया, अगर आप लोन लेते हो तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? मतलब अगर बिजनेस के असेट्स कम पड़ जाएं तो क्या हम पार्टनर्स के घर पे जाके असेट्स जो है मतलब उनके पर्सनल वाले उससे रिकवरी कर सकते हैं लोन की? यस और नो? यहां पर भी आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसी रहेगी आपकी लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। मतलब सेम जो प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे थी? सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, वही आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर भी रहेगी, वही प्रॉब्लम आपकी पार्टनरशिप में भी रहेगी। यानी अगर आपके बिजनेस के असेट्स सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना होगा? अपने पर्सनल असेट्स से लोन का रीपेमेंट करना होगा। और आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पार्टनरशिप में एक और प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी। एक और प्रॉब्लम क्या आ गई पार्टनरशिप में? म्यूचुअल एजेंसी। तुमने पढ़ा होगा 1 फॉर ऑल फॉर वन, यानी कि हर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के लिए प्रिंसिपल का काम भी करेगा और एजेंट का काम भी करेगा। इसका मतलब मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। अब मान लेते हैं जो पार्टनर ए है ना, पार्टनर एकदम घटिया है। ठीक है, उसने क्या करा? किसी कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड कर दिया या पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया। तो तुम ये बताओ कि क्या लायबिलिटी सिर्फ ए के ऊपर आएगी क्योंकि गलत काम या फ्रॉड ए ने किया है, या बी और सी भी लायबल हो जाएंगे? तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? हर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के लिए क्या होता है? एजेंट होता है। इसका मतलब अगर एक पार्टनर गलती कर रहा है ना तो सिर्फ वो अकेला लायबल नहीं है, बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पार्टनर्स के लिए वो क्या था? एजेंट था और वो प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल हमेशा अपने एजेंट के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर अपन एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे हमने बोला ए और बी, ये मान लो 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, लेट्स से इन दोनों ने मिलके एक लोन लिया है बैंक से 10 लाख रुपए का। इन दोनों ने मिलकर बैंक से कितने का लोन लिया है? 10 लाख रुपए का। अब ए, हमने बात की एकदम घटिया आदमी था, ए सारे पैसे लेके फरार हो गया, ए भाग गया। जितना भी बिजनेस का पैसा है, प्रॉफिट से, एसेट्स है, जितना भी पॉसिबल था वो लेके भाग गया। अब बी बचा। अब बैंक वाले आ रहे हैं। अब बैंक वाले बी को क्या बोलेंगे कि तुम 2 लोग थे, तुम्हारा इक्वल शेयरिंग था, तो ठीक है, हम क्या काम करते हैं, हम तुमसे सिर्फ 5 लाख की रिकवरी कर लेते हैं, बाकी जो 5 लाख रुपए है ना वो हम ए को ढूंढ लेंगे, जब ए मिलेगा तब उससे रिकवरी कर लेंगे। क्या बैंक वाले ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। बैंक वाले बी से पूरी की पूरी 10 लाख की रिकवरी करके जाएंगे, क्योंकि भले ये भाग गया हो, बी यहाँ पे लायबल होगा। तो इस केस में क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब हर पार्टनर की लायबिलिटी आ जाती है, भले ही आपकी गलती हो चाहे आपकी गलती ना हो। दूसरे पार्टनर की एक्टिविटीज के लिए भी आप लायबल हो जाते हो।
फिर हम बाद में देख लेंगे ए के साथ जो करना है, केस वेस करके ढूंढना है, वो तो होता रहेगा, पर एक बार के लिए तो आप लायबल हो ही गए ना। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सो ये भी तो एक अपने आप में प्रॉब्लम ही है कि भाई गलती कोई और कर रहा है, लायबल हम हो रहे हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप में डिफेक्ट्स थे, ठीक है। तो इन सारे डिफेक्ट्स को हटाने के लिए हमें एक बेटर ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, अगर आपको रखनी तो पार्टनरशिप है, बट आपको पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करें, तो फिर आप क्या बना लो, आप बना लो LLP। LLP क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP क्या होती है, अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप वाला स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा, बट जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी पहली चीज तो लिमिटेड हो जाएगी, नाम से ही आ रहा है। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में आपकी लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी, तो प्रॉब्लम थी ना, पर्सनल एसेट भी लायबल थे ना। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी। और इसके अलावा क्या LLP में म्यूचुअल एजेंसी होती है, नहीं, आपने जो भी गलती करी है आप अकेले लायबल हो, बाकी के पार्टनर्स आपकी गलती के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे। सो ये LLP होती है। तुमने LLP एक्ट भी पढ़ा है, इंटर में आता है। LLP बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, LLP एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड है का क्या मतलब है, LLP जो है, LLP एक मिक्स है, कॉम्बिनेशन है, किसके बीच में, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। मतलब LLP में कुछ फीचर्स किसके हैं, पार्टनरशिप के, और कुछ फीचर्स किसके हैं, कंपनी के, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप के फीचर्स तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, जैसे पार्टनरशिप का जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है वो सेम किस में रहेगा, LLP में। कंपनी के फीचर्स भी रहते हैं LLP में। अब कंपनी के क्या फीचर्स रहते हैं, पहले हम कंपनी पढ़ते हैं, फिर हम ये भी जान लेंगे कंपनी के फीचर्स क्या क्या होंगे। सो इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, कंपनी। यानी कंपनी भी एक क्या है, तरीका है, आपको बिजनेस ओपन करना है। अगर आपको एकदम लार्ज स्केल पे बिजनेस ओपन करना है तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप कंपनी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास अलग अलग टाइप के इसके अलावा भी होते हैं, जैसे HUF होता है। HUF क्या अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो सारे फैमिली के मेंबर्स, उसका कर्ता हेड होता है, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने इंटर में ऑडिट में एक चैप्टर पढ़ रखा है, जहाँ पे वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, कोऑपरेट करके, सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प, तो ऐसे करके काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनी पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो अभी तक हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमने देखी अनलिमिटेड लायबिलिटी की। तो ये तो प्रॉब्लम है ही ना कि अगर आपके बिजनेस में पैसा नहीं है तो आपको अपने घर से लेके आना पड़ रहा है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये LLP में भी सॉल्व हो जाता है और ये प्रॉब्लम कंपनी में भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे कंपनी में। तो अगर आप कंपनी का स्ट्रक्चर ओपन करते हो सो क्या क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है कंपनी में। चलो सो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपना कंपनी। चलो सो कंपनी क्या है ये तो हमने देख लिया। कंपनी एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा ये बताओ कंपनी में कोई अकेला आदमी काम करेगा क्या? देखो कंपनी होती है ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है और वो एक साथ आए हैं क्या करने के लिए, अपना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वो लोग एक साथ आए हैं। अब वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कमाना भाई, बिजनेस करना। तो यहाँ पे जो आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्निंग या फिर डूइंग बिजनेस। तो वो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आए। ये तो होती है कंपनी की जनरल नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन। अभी हमें इसमें देखना है कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, वो सारी चीजें भी हमें देखनी है। चलो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है कम
और एक है मनी। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं जनरल डेफिनेशन। कंपनी means an association of people who have come together to achieve some common objective, who have come together to achieve some common objective। इसको आपको नोट करना है, कॉपी में आप हेडिंग बना लेना। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, और इसमें भी आप बना लेना पार्ट 1 इंट्रो। अब ये हमने क्या किया है, देखो कल तो हमने लिखा था कि आपका चैप्टर 1 है। आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा इंट्रोडक्शन है, मतलब जो भी टॉपिक्स हमने इंटर में पढ़े हैं वो सेम टू सेम टॉपिक्स आपके कुछ 4-5 स्टार्टिंग के चैप्टर्स फाइनल में कवर्ड है, ठीक है। तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपको एक ही चैप्टर में सब कुछ दे रखा है, कंपनी का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कंपनी, एमओए, आर्टिकल्स, कन्वर्जन, सब कुछ, फॉर्मेशन। हम इसके अलग अलग सब पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर के हम लोग अलग अलग सब पार्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 जो कर रहे हैं, पार्ट 1 है इंट्रो। इंट्रो में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इसके अलावा एक हम कंसेप्ट और पढ़ेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो ये बेसिकली इंट्रो में हमें 3 टॉपिक्स देखने हैं, कंपनी क्या है, कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड इसके अलावा एक हम टॉपिक देखेंगे लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये तीनों टॉपिक्स आपके इंटर में हैं, तो मैं मानो वापस हम रिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है। सबसे पहले एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पीपल।
कंपनी मतलब क्या है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, यानी अकेले पर्सन को हम कंपनी नहीं बोलेंगे। अगेन उसका भी एक्सेप्शन है, ओपीसी वो हम बाद में बात करेंगे, बट अगर अपन जनरली बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये मिलाकर क्या बनाते हैं, एक कंपनी जो साथ में आए हैं। क्यों साथ में आए हैं? टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज सुनो, पहले के जमाने में क्या होता था, जो लोग थे वो अपनी मील्स मतलब खाना साथ में बैठ के खाते थे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, कंपनी, कि भाई आपस में साथ में बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, अपनी मील्स खा रहे हैं, तो उसे हम बोलते थे कंपनी। तो देखो इसीलिए कंपनी हमने ऊपर क्या लिखा है, किससे आया है, कम और पनी, ये दो वर्ड से। अब कम का मतलब क्या है, विद और टुगेदर, साथ में आना, और पनी मतलब ब्रेड, ब्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है, मील्स, खाना, ठीक है। सो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो लोग साथ में बैठ के खाना खाने के लिए मतलब साथ में आ रहे हैं उसे हम बोलते थे कंपनी। और अब की अगर हम लोग बात करें तो जो लोग साथ में आ रहे हैं क्या करने के लिए, जो लोग साथ में आ रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, मतलब आज के टाइम पे जो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव की हमने बात की है, आज के टाइम पे वो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, वो है बिजनेस करना। तो पहले क्या था, खाना वाना खाना, आज के टाइम पे वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करना, ठीक है। सो वो उसके लिए एक साथ में आ रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी। अब ये हमने एकदम बहुत ही बेसिक एक डेफिनेशन लिखी है। अब हम लिखने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। चलो अब लिखो आप नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ कंपनी as per section 2 clause 20 of Companies Act 2013। इसमें लिखो, कंपनी means a company incorporated under Companies Act 2013 or any previous company law, or any previous company law। देखो कंपनी की डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। अब देखो कंपनीज एक्ट में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो जो डेफिनेशंस है ना वो डेफिनेशन किस में दी हुई है, सेक्शन 2 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट देखो कंपनी क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ी, जनरल बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट देखो क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट बहुत महान है, क्या बोल रहा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या बोलता है भाई, कंपनी क्या होती है, कंपनी एक कंपनी होती है, भाड़ में जाओ, कंपनी एक कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है या तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोलना चाह रहा है, कंपनी मतलब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब बनी है, कहाँ बनी है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है या फिर कहाँ बनी है वो, या फिर वो बनी यानी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो कंपनीज एक्ट 2013, तुम्हें क्या लगता है इससे पहले कोई कंपनीज एक्ट नहीं थी, इससे पहले बथेरे कंपनीज एक्ट थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें कंपनीज एक्ट की जरूरत अभी 2013 में ही पड़ी है, बहुत सारी कंपनीज एक्ट थी। बट क्या होता है, टाइम के साथ साथ एक्ट क्या हो जाती है, एकदम आउटडेटेड हो जाती है, हमें चेंज करते रहना होता है। तो हम बीच बीच में एक्ट में अमेंडमेंट लेके आते हैं,
बट कभी कभी क्या होता है, इतने सारे अमेंडमेंट आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो भाई एक्ट ही हटा दो। तो इससे पहले कौन सी एक्ट थी? कंपनीज एक्ट 1956। उसमें हमने काफ़ी टाइम तक अमेंडमेंट्स भी किए, फिर हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो ये एक्ट को चेंज ही करके एक नया एक्ट ही ले आओ। तो 56 वाली एक्ट को हटा के अभी कौन सा एक्ट लेकर आ गए? 2013 वाला एक्ट चल रहा है, ठीक है। सो ये बोलना चाह रहा है चाहे कंपनी 2013 वाले एक्ट में बनी है वो भी एक कंपनी मानी जाएगी, चाहे वो कंपनी किस में बनी हुई है, चाहे वो कंपनी किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बनी हुई है। जैसे अभी हमने बात की 13 वाले एक्ट से पहले क्या था? 1956 वाला एक्ट था, उससे पहले 1913 और भी बहुत सारे एक्ट थे। तो किसी भी कंपनीज एक्ट में बनी है, अभी वाले में बनी है वो भी कंपनी है, इससे पहले वाले में बनी है वो भी कंपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आज के टाइम पे कि नहीं तुम तो पुराने वाले एक्ट में बने हो ना, हम तुम्हें कंपनी नहीं मानेंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, कंपनीज एक्ट होना चाहिए, चाहे अभी वाला है चाहे पुराना वाला है, ठीक है। सो अब इस केस में क्या बोला यहाँ पे कि कंपनी बनी होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में। मतलब अगर हमें कंपनी को बनाना है तो इसका मतलब क्या बोला यहाँ पे कि कंपनी को बनाना इतना ईजी है क्या कि आपने एक दुकान खोल ली या आपने एक ऑफिस खोल लिया या आपने एक बिल्डिंग खरीद ली तो कंपनी बन जाएगी? नहीं। अगर इतना इजी होता तो ये वो लिखता ही नहीं ना कि कंपनी को कंपनीज एक्ट में बनाना है। कंपनी को बनाने का एक प्रोसेस है। कंपनी ऐसे नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग खरीद ली और कंपनी बन गई, नहीं। कंपनी देखो अभी हम पढ़ेंगे ये डिटेल में कि कंपनी को बनाने का प्रोसेस किस किस तरीके से होता है। सो इतने लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनीज एक्ट हमें माननी है, तो इसको बनाने का भी एक प्रोसेस है। जैसे अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो वहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं करना। एक शॉप ओपन करोगे, आप अपना नाम लिख दो शॉप के ऊपर, जैसा भी है शॉप बन गई, दैट्स इट, आपका काम स्टार्ट हो गया। कंपनी ऐसे नहीं बनती, कंपनी लॉ बनाती है, ठीक है। मतलब कंपनी को बनाना है हमें तो लॉ के पास जाना होगा, एक्ट बनाएगी कंपनी को। अब वो कैसे बनाएगी उसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे। वैसे तो हमने इंटर में पढ़ रखा है पूरा, ठीक है, बट ठीक है अगर किसी को याद नहीं हो, कोई वो चैप्टर स्किप करके गया हो या भूल गया हो रट्टा मारने के बाद, तो वो सब चीज़ें हम वापस से यहाँ पे देखेंगे ही कि कंपनी किस तरीके से बनती है। अभी हमें क्या याद रखना है? अभी हमें ये याद रखना है कंपनी ऐसे नहीं होगा कि आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग के ऊपर आपने नाम लगा दिया ABC लिमिटेड तो आपकी कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के लिए आपको एक लीगल प्रोसेस दे रखा है। मतलब कंपनी को कौन बनाएगा? कंपनी को लॉ बनाएगी, ठीक है। और कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। पहली बात तो कंपनी अलग है, मतलब कंपनी जो है वो अलग है किससे? कंपनी को बनाने वाले से। मान लो जो ओनर्स हैं, ठीक है, वो कंपनी को बनाएंगे तो लेट्स से 2 लोग हैं A + B, ये 2 लोग कंपनी को बनाना चाहते हैं। सो अब कंपनी एकदम अलग मानी जाएगी और ये उसके ओनर्स एकदम अलग माने जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग एंटिटी है, ओनर्स से अलग। और कंपनी एक अलग पर्सन है, वो तो हमने बात कर ही ली। अब एक बात बताओ, ये 2 लोग तो नेचुरल पर्सन है ना, क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है? नो। तो कंपनी कौन सी पर्सन है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन which is separate from its owners। जो कंपनी को बना रहे हैं ना, ऐसे नहीं बोलना है 2 लोग हैं और इन्हीं की कंपनी हो गई तो ये बस 2 ही, नहीं। कंपनी एक अलग पर्सन है, अलग मानी जाएगी। और कंपनी को बनाने के लिए हमें लॉ में प्रोसेस दे रखा है, वो मानना पड़ेगा। देखो अगर नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल पर्सन कैसे बनते हैं? बाय बर्थ। पर कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी बाय बर्थ तो आएगी नहीं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी कैसे क्रिएट होगी? क्रिएटेड बाय लॉ। एक प्रोसेस फॉलो करके कंपनी बनेगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है वो तो हम कल ही देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी एक अलग पर्सनालिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, which is
डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो लोग कंपनी को बना रहे हैं उनको हमको एकदम अलग ट्रीट करना है, ठीक है, और कंपनी को हमको एकदम अलग ट्रीट करना है। तो कंपनी क्या हो गई, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, और कंपनी क्या हो गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर ये वाली कंपनीज एक्ट या पुरानी वाली। अब देखो यहाँ पे लॉ का प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है, लॉ क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ, ठीक है। चलो ये चीज़ भी आप नोट कर लो। इसके बाद में इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ यहाँ तक क्या ये सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक जो भी हमने टॉपिक देखा है? ओके, तो आप ये टॉपिक को यहाँ पे नोट कर लो। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ वत्सल, सब कुछ आएगा, एमओए भी आएगा, आर्टिकल्स भी आएंगे, सब कुछ है इसमें। जो भी आपने इंटर का पढ़ा है ना, स्टार्टिंग के 5 से 6 चैप्टर्स, वो एकदम सेम रिपीट होंगे यहाँ पे।